नमस्कार। आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है, क्योंकि हम थोड़ा डिले से कर पाए। हमें करना था अप्रैल में, बट और आज भी कुछ मित्रों ने इंसिस्ट किया कि नहीं आज ही रखिए। तो फिर वैसे कल शाम को मेरी क्राइम मीटिंग थी, शाम को 7 बजे ख़त्म हुई। टाइम कम था, बट चलो जो होता है अच्छा होता है ना। तो आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में हमारे डिपार्टमेंट का काफ़ी रिव्यू हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले तो विज़न 2030 और 2047 में हमारा काफ़ी डिटेल में रिव्यू किया और हमारे टारगेट सेट किए कि आने वाले हम 5 साल में और 2047 तक 20 साल में हम कैसे कैसे हमारे टारगेट्स होंगे। और वो सभी डिपार्टमेंट का वो रिव्यू कर रहे हैं। और पुलिस में उन्होंने कुछ ज़्यादा वक्त भी लगाया और हमारे को निर्देश भी दिए और मार्गदर्शन भी दिए। उसके बाद 11 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक डिटेल्ड पुलिस डिपार्टमेंट का रिव्यू किया और हर पहलू पे उन्होंने जानकारी प्राप्त करी और अपने जो आइडियाज़ थे, जो अपने थॉट्स थे, वो हमसे शेयर किए, हमें मार्गदर्शन दिया और हमें गाइडेंस दी कि हमने कैसे काम करना है। और जो जो हमारी कमी पेशियाँ थी वो भी बताई, और जो जिसमें हमने अच्छा काम किया है उसमें हम अपनी संतुष्टि जाहिर की। उसी के आधार पे हमने अभी कल अपने विभाग की क्राइम मीटिंग रखी थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों की चर्चा की और क्राइम का हमने रिव्यू किया। यहाँ पे मैं ये सूचना भी देना चाहूँगा कि इस रिव्यू के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए करीबन 750 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, जो कि आने वाले 2 सालों में हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च करेंगे। और ये अब तक के पिछले 5-6 सालों में सबसे अधिक है। यानी कि करीबन हम 300-350 करोड़ रुपए इस साल खर्च करेंगे और इतना ही नेक्स्ट ईयर खर्च करेंगे, जिसमें नए पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइन, पुलिस पोस्ट, बिल्डिंग, ऑफिस स्पेसेस, रेजिडेंसेस, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये आपको उसकी सूचना देनी थी। इसके अलावा पिछले आपने देखा होगा कि मीडिया में काफ़ी क्राइम को लेके एक चर्चा का विषय बना हुआ है हरियाणा, स्पेशली जब से ये एनसीआरबी का 2024 का डेटा रिलीज़ हुआ और उसमें कुछ डेटा को अलग अलग तरीके से दिखाया गया। तो मैंने सोचा मैं आपके सामने फेस टू फेस इस जो भी ये डेटा और हमारी स्टेटस एज पर पूरे इंडिया के हिसाब से जो हमारा स्टेटस है उसको मैं आपको स्पष्ट करूं। और उससे पहले मैं 2-4 केसेस जो हमारे हुए हैं उसके बारे में ब्रीफली 2 लाइन में मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 15 दिन में कुछ एक हमारे यहाँ मर्डर के केसेस हुए। जैसे दादरी में एक ललित के सर पे गोली मार दी गई थी और उसको भी हमने हफ्ते के अंदर अंदर उसको ट्रेस किया। और इसमें जो कि रीज़न था वो पुरानी दुश्मनी पाई गई। ऐसे यमुनानगर में कलीराम प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर हुआ था, उसमें उसका लेन देन का मामला पाया गया, उसमें भी अभियुक्त हमने पकड़ लिया। करनाल में एक लेडी का मर्डर हुआ था, उसमें एक विकास नामक व्यक्ति ने उनका मर्डर किया था, वो भी हमारे उसको भी काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें पकड़ना पड़ा और उसमें इनकाउंटर भी हुआ। ऐसे ही झज्जर में हितेश एलिस गोलू का मर्डर हुआ, तो वो भी हमने तुरंत एक्टिव कार्रवाई करते हुए उसमें जो शामिल थे क्रिमिनल्स उनको फ़ौरन पकड़ा, वो उन्हीं के गांव के पाए गए। इसके अलावा सोनीपत में नीरज एलिस कतिया, ये दुबलदन का थे, इनकी आपस में रंजिश थी और इनका आपस में एक दूसरे के साथ
पुराना झगड़ा चल रहा था तो इनके दूसरी पार्टी ने इनका मर्डर कर दिया था, वो भी हमने पकड़ लिया है। तो हमारे सारे केसेस ट्रेस हैं। और यहाँ पे भी जो राव नरेंद्र सिंह जी के घर में घुसने की कोशिश की थी, वो चोर भी हमने पकड़ लिए हैं। उनका जो गैंग था चोरों का, उसमें से सात सदस्य पकड़े गए, उनका 2 का इनकाउंटर भी हुआ और 2 अभी फरार हैं। इसी तरह एक बिट्टू मर्डर केस हुआ था सोनीपत में, वो भी हमारा ट्रेस हो गया है। इस तरीके से हमारे सारे केसेस जो मेजर क्राइम है वो सारा हमारा ट्रेस्ड है। अब मैं एनसीआरबी के डेटा के बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहूँगा। एनसीआरबी जो 2024 का डेटा आया है, उसमें हरियाणा की क्राइम रैंकिंग अगर टोटल मिलाए तो चौथे स्थान पे दिखाई गई है, दिल्ली, केरला और तेलंगाना के बाद। और अगर हम सिर्फ लोकल एंड स्पेशल लॉ देखें तो 5वां स्थान आता है, और दोनों मिला के देखें आईपीसी क्राइम और लोकल एंड स्पेशल लॉ क्राइम तो 5वें स्थान पे ये इन्होंने दिखाया गया है। तो इससे ऐसा प्रतीत हुआ या कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी कि हरियाणा में क्राइम इतना ज़्यादा है कि हम चौथे स्थान पे हैं, जबकि ये कुछ तथ्यों से थोड़ा हटके। एनसीआरबी जो डेटा पब्लिश करता है वो हर स्टेट से डेटा मंगाता है और वो अपने सॉफ्टवेयर में डालता है और एक रिपोर्ट जनरेट करता है। क्योंकि पुलिस और क्राइम एक लोकल सब्जेक्ट है तो थोड़ी थोड़ी वेरिएशन हर स्टेट में है, जिसको मैं अभी आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। हरियाणा में हम फ्री रजिस्ट्रेशन में विश्वास करते हैं और काफ़ी समय से हमारे यहाँ क्राइम खुले तौर पे दर्ज होता है। ये इस बात से स्पष्ट है कि रफली 40 से 50 हज़ार केसेस जो बिजली चोरी के हैं, वो केसेस उसमें हम एफआईआर दर्ज करते हैं, जबकि बहुत सारे स्टेट हैं उसमें कोई एफआईआर नहीं दर्ज की जाती। इसका जब हमने डेटा निकाला तो हमने पाया कि हरियाणा में और यूपी में और बिहार में 3-4 स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे बिजली चोरी के आप मुकदमे दर्ज करते हैं। बाकी स्टेट्स उसको शायद डीडी एंट्री कर देती है या कंपाउंडिंग कर देती हैं। कंपाउंडिंग हमारे यहाँ भी होता है, बट हम सारे मुकदमे में एफआईआर दर्ज करते हैं और जो कि हमारे क्राइम में ऐड हो जाता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के माध्यम से के अनुसार जितने भी मिसिंग पर्सन हैं, कोई भी अगर व्यक्ति गुम हो जाता है, हमारे पास गुमशुदगी की रिपोर्ट आती है, तो कुछ साल पहले तक हम उसकी डीडी एंट्री करते थे और फिर उसको ढूंढते थे। अब ऐसे निर्देश प्राप्त हुए तो हम सब में एफआईआर दर्ज करते हैं और रफली हम 17,000 केसेस हम मिसिंग पर्सन के दर्ज करते हैं, और जिसमें ज़्यादातर हमारे ट्रेस्ड हैं। हमारे 95% तक 96% तक ट्रेस्ड है केसेस। लेकिन इसमें हरियाणा नंबर 1 है। आप देखेंगे जो इसी का 2024 का एनसीआरबी का डेटा है, हरियाणा फॉलोड बाय उड़ीसा, बिहार, जे&के। 31% पूरे इंडिया के मिसिंग पर्सन हरियाणा में दर्ज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कोई है कि बाकी जगह से मिसिंग नहीं हो रहे हैं, वहाँ से ही मिसिंग है, लेकिन वो उनको डीडी एंट्री करते होंगे, बट हम सब में एफआईआर दर्ज करते हैं। ऐसे ही कुछ जो इलोपमेंट केसेज हैं, लड़का लड़की आपस में चले जाते हैं, उन सब में हम एफआईआर दर्ज करते हैं। रफली 2,500 के करीब ऐसी होती है, जो कि बाद में अगर आने के बाद जैसी स्टेटमेंट देते हैं तो बहुत सारे केस कैंसिल भी होते हैं। इसमें हरियाणा दूसरे नंबर पे है, नंबर 1 पे बिहार है, वेस्ट बंगाल है, बट बहुत सारी जगह जैसे छत्तीसगढ़, कर्नाटका में 38 केसेस दर्ज हुए। तो क्या ये माना जा सकता है कि भाई कम वहाँ पे ऐसे ये क्राइम कम है? तो ये हर एक की लोकल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। और इसी तरीके से क्योंकि हमारे यहाँ फ्री रजिस्ट्रेशन है तो हमारे कैंसिलेशन भी ज़्यादा है। कैंसिलेशन में हरियाणा नंबर 2 पे है, राजस्थान नंबर 1 पे है, फिर हरियाणा, फिर जे&के, हिमाचल, कर्नाटक, और बहुत सारे जगह तो आप देखोगे कैंसिलेशन है नहीं है। उड़ीसा में कैंसिलेशन केसेस बहुत कम है, वेस्ट बंगाल में बड़े कम है। तो इसका मतलब है कि वो
वहाँ पर फ्री रजिस्ट्रेशन नहीं है, या फिर वो पहले डीडी एंट्री करते होंगे, जो भी उनका सिस्टम है। तो जो लोकल जो प्रथाएं हैं एफआईआर दर्ज करने की, उसके ऊपर एफआईआर कितनी दर्ज हुई है पूरे स्टेट में, वो मैटर करती हैं। हमारे यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी, मिसिंग, इलोपमेंट सारे केसेस दर्ज करते हैं, और फ्री रजिस्ट्रेशन के कारण हमारे यहाँ चार्जशीटिंग रेट भी फिर कम हो जाती है। तो इसी आधार पे जब हमने इस पर स्टडी किया और हमने ये पाया कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के केसेस हम निकाल दें तो हमारी जो रैंकिंग है वो ऊपर बढ़ जाती है। जो अभी 5वें नंबर पे है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम 9वें नंबर पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी केसेस के बिना। और अगर मिसिंग वो भी निकाल दें, जो बाकी स्टेट नहीं कर रहे हैं, तो हम 10वें नंबर पे हैं। और अगर हम ये एब्डक्शन के केसेस भी निकाल दें तो ये भी करीब कम ही है, बट 10वें नंबर पे हैं। और अगर हम कैंसिलेशन भी इसमें देखें, जो कैंसिलेशन हमारे 25,000 केसेस कैंसिल होते हैं, उसके अनुसार जो रियल केसेस अगर इतना हम कंपेयर करें तो हमारी रैंकिंग 14 रैंकिंग आती है। पूरे देश में हम 14वें स्थान पे हैं विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 299 क्राइम्स पर लाख ऑफ पॉपुलेशन। ये एनसीआरबी का ही डेटा है, बाय रिमूविंग दोज केसेस विच आर नॉट रिपोर्टेड बाय अदर स्टेट्स। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में क्राइम सिचुएशन बाकी स्टेट्स के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा पिछले 4-5 साल से हमारा जो हरियाणा प्रदेश है, इसमें क्राइम डाउन टर्न की तरफ है। ये पीक हुआ 2023 में, 22 में मैक्सिमम पीक हुआ, उसके बाद से कम होना शुरू हुआ। 2023 में -0.7% कम हुआ, 24 में 13.3% कम हुआ, 25 में 5.8% कम हुआ, और अभी जो 4 महीनों में 9.8% की कमी रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो इससे अगर हम टोटल निकालें तो टोटल फॉल इन क्राइम करीबन 22-23% हमारा पिछले 4 सालों में है, जो कि ट्रेंड हमारा ये आगे चालू रहेगा। इसके अलावा हमने हर हेड वाइज भी हमने इसमें स्टडी की है कि किस किस हेड में हमारा क्राइम कम हुआ है। उसकी डिटेल भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये आपके 25 की डिटेल का डेटा नहीं, मैंने कंपेयर किया। 1 सेकंड, just 1 सेकंड। एनीवेज I think I missed that figures, but anyways, तो ये मेजर बातें थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मतलब सिर्फ कुल मिला के आपका कहना है कि हाँ, ये मिल गया है, ये मिल गया। तो 1 सेकेंड। तो ये 24 और 25 का कंपैरेटिव डेटा है, जिसमें हर हेड में क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, क्राइम अगेंस्ट SCBC में हमारा जो नेट क्राइम जो कम हुआ है, ये टोटल 7% के करीब, 5 to 7% के बीच में है। और वही फिगर 26 में जो हमने निकाली है, ये 9.8% टोटल है। इसमें क्राइम अगेंस्ट पर्सन 15% है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी 18% है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कमी 17% है। ये टोटल मिला के तो ये हमारे पास टोटल फिगर्स हैं जो इस साल की है। और इस साल भी फिर अभी भी हमारा 25 का डेटा गया है NCRB में, और उसमें भी हम इलेक्ट्रिसिटी के केसेस दर्ज कर रहे हैं, मिसिंग पर्सन के दर्ज कर रहे हैं, और
ये इलोपमेंट के और कैंसिलेशन भी हमारी ज़्यादा ही है। तो अगेन जो अब 25 का आएगा उसमें भी हमें ऊपर ही दर्शाया जाएगा, लेकिन अगर हम इन हेड्स को जब देखेंगे, चेक करेंगे, तो हमारी रैंकिंग, एक्चुअल रैंकिंग कम आएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कैंसिलेशन। एक्चुअली फॉल्स एफआईआर तो वेरिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। किसी ने कंप्लेंट करी है ना, अब हम इमीडिएटली उसको, अब दो ऑप्शन है, या तो एफआईआर दर्ज कर दें या हम कहें जी बाद में करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये डबल एज सोर्ड है। अगर उससे एक तो जनता का ट्रस्ट ख़त्म होता है अगर हम एफआईआर ना दर्ज करें, और बहुत सारे लोग झूठी भी करा देते हैं और बहुत सारे कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, उसमें भी कैंसिल होती है। तो हमने एक ये कॉन्शियस डिसीजन लिया कि अगर कैंसिलेशन बढ़ती है कोई बात नहीं, लेकिन हम जनता का ट्रस्ट नहीं खोएंगे। जो भी एफआईआर दर्ज कराता है हम दर्ज करेंगे। सर, आपने जो मेंशन नहीं किया वो मैं बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सम ऑफ द स्पाइज वर अरेस्टेड फ्रॉम हरियाणा। इसके अलावा फरीदाबाद में टेरर अटैक हुआ था, जुड़ी थी तार जो दिल्ली टेरर अटैक थी। जी जी जी। तो उसके बारे में सर बताइए कि कितने ऐसे हैं और किस तरह से आप उस पर नज़र रखेंगे। वेल, उसका स्पेसिफिक डेटा जो टेरर रिलेटेड केसेस का मेरे पास अभी नहीं है, बट ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ। उसके लिए हमने, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्पेशल हमने एक नीति अपनाई है जिसमें एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन किया जा रहा है हरियाणा में, और वो बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। थोड़ी सी उसमें कहीं अटके, मेरे ख्याल से शायद 1 जून से ही लागू हो जाए, जिसमें हम जितने भी टेरर रिलेटेड केसेस है उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड, ट्रेंड, वेल इक्विप्ड फोर्स, और जो कि एमएचए की गाइडलाइंस के हिसाब से काम करेगी, और जिसमें एक थाना हम पंचकुला और एक थाना हम गुड़गांव बनाएंगे, और सारे टेरर रिलेटेड केसेस हम उसमें शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास पीछे कुछ ऐसे वारदातें हुई हैं, कुछ केसेस हुए हैं जो कि अभी हम एसटीएफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के माध्यम से उनको हम अटेंड कर रहे थे। हमारे सारे केसेस ट्रेस्ड हैं वो भी, और आने वाले टाइम में इसको हमारी जो एटीएस टीम है वो उसको एक आईजी लेवल ऑफिसर हेड करेंगे, और उसमें 2 या 3 एसपीज हम लगाएंगे जो कि इस्टेब्लिशमेंट, इंटेलिजेंस, कोऑर्डिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, ये सारा कार्य देखेंगे। बताइए सर, आप जो कह रहे हैं दादरी या झज्जर, यमुनानगर, जो तमाम आपने कहा कि अपने ट्रेस कर लिए, सर ट्रेस तो ठीक है, पुलिस जब अपराध होगा तो ट्रेस करना ही है, और वो ठीक आपने उसमें कभी कार्रवाई की, लेकिन इस तरीके के अपराध हो रहे हैं, बदमाश जो वो बेखौफ होकर मर्डर कर रहे हैं, तो इसका डर खत्म हो गया। तो देखो, ऐसा तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि नेट मर्डर्स हमारे कम ही हुए हैं पिछले कंपैरेटिव के हिसाब से। अगर आप डेटा देखेंगे, मैंने इसलिए ज़रूर कहा कि वो 1, 2, 3, 4 केसेस इकट्ठे हो गए थे, और मैंने फिर आपको उसका जो है उसका मोटिव भी बताया, ठीक है ना। 2-3 केसेस में तो पर्सनली दुश्मनी है ना। एक केस में उसका पैसे का लेन देन का था, एक में लेडीज़ का इन्वॉल्वमेंट पाया था। तो उसमें एक अलग अलग मोटिव मिला है, और ऐसा नहीं है कि ये पुलिस का कोई डर ख़त्म हो गया या फिर उसके कारण मर्डर हो रहे हैं, बट ये 1-3-4 केसेस इकट्ठे हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं हाँ जी, हाँ नहीं, वो उसको एक मिसयूज़ कर रहे हैं। उनको जो धमकी आई है, जो पॉलिटिकल लोग जिन्होंने बताया, वो मलोट से उन्हीं का पहले कार्यकर्ता था, उसी ने उसको फ़ोन करी और उन्होंने रिकॉर्ड भी करा, उसमें उनकी आपस में बोलचाल होगी, ठीक है ना। उसको ये शेप दे दिया, धमकी आई है, तो ठीक है हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और वो दैट पर्सन इज़ नोन, है ना, मलोट से है। जो नहीं, झूठ, गलत जानकारी, वो ये कह रही धमकी आई है तो उन्होंने हमें वो दी है, दरख्वास्त दी है, उस पर जो है हम कार्रवाई कर देंगे, ठीक है ना। इसको जो धमकी, जो एक्सटॉर्शन कॉल की जो पहले आती थी, उससे जोड़ के देखा नहीं जाना चाहिए। जो एक ये मीडिया में कई बार ये नैरेटिव आ जाता है कि जी उसकी बाहर से धमकी आ गई, बाहर से बैठे, ये एक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं एक्सटॉर्शन कॉल की, और उसके लिए हरियाणा पुलिस ने एक कदम उठाते हुए एक अभेद्य ऐप का भी, जैसे मैंने पहले बताया था, हमने एक उसमें बनाया है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में कॉपी हो रहा है। जो बाहर से जो एक्सटॉर्शन कॉल आ जाती थी,
उसको हम उस ऐप के माध्यम से उसको कॉल को ब्लॉक कर देते हैं, मैसेज को ब्लॉक कर देते हैं, और जो वॉइस मैसेज है सारी चीज़ ब्लॉक हो जाती है। तो उसका अभी सभी तक आपका सर क्या आपके टेन्योर में अभी तक कितने विधायकों ने या नेताओं ने तो मेरे पास ऐसा डेटा नहीं है। सर, आप क्या कह रहे हैं? सर अभेद ऐप की आप जो बात कर रहे हैं सर, अब तक क्या उसका रिस्पॉन्स देखने को उसका रिस्पांस बहुत अच्छा देखने को मिला है और उससे जो पब्लिक है बहुत सेटिस्फाइड है। बट एक मैं कहना चाहूँगा कि ये जो गैंगस्टर कल्चर को जो ग्लोरिफिकेशन मीडिया के माध्यम से मिल रहा है वो एक उचित नहीं है ना। वो लिख देते हैं जी उसने, उनके जो नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा जी, वो उसने ऐसा किया, वो ठीक है, वो कुछ क्रिमिनल है। जब आएंगे, अब तक हम कम से कम 20 क्रिमिनल हम डिपोर्ट करा चुके हैं। अभी एक जो वेंकट गर्ग है जो इस टाइप के कार्य करता था, उसको हमारी टीम लेने गई हुई है, आके उसको अंदर देंगे, ठीक है ना। ये सारे पकड़े जाएंगे इवेंचुअली, लेकिन ये इसको मीडिया में ग्लोरीफाई करना एक अच्छा कदम नहीं है। और बहुत सारे स्टेट्स में ये इस टाइप की न्यूज़ पे थोड़ा सा अंकुश है। सर पुलिस खुद कहती है कि उस गैंग का सदस्य हमने गिरफ्तार किया है। नहीं। या तो पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट नहीं दीजिए कि इस गैंग का सदस्य गिरफ्तार हुआ, नहीं, या ऐसा उस गैंग का सदस्य गिरफ्तार हुआ सर। ऐसा हो सकता है कहीं पे हुआ हो, बट ज़्यादातर ये इसको एक ऐसे न्यूज़ सेंसेशनलाइज के लिए करने के लिए दिखाया जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट भी ये मैं करना चाहता था आपके माध्यम से कि हाँ, सोशल मीडिया में वो एकदम भाई ऑल राइट, ओके। सर पकड़ declining tax ratio because that भी आपकी data is reflecting कि अभी कुछ लोग first 4 months में जो tax ratio है वो decline हुआ है हरियाणा में। हालांकि हरियाणा से शुरुआत हुई थी बेटी बचाओ अभियान। What is the reason implementation नहीं हो रहा है? आई थिंक हेल्थ डिपार्टमेंट विल बी बेटर टू आंसर यू दैट। तो कहना वी data only there is no implementation of law. No. We are implementing all the laws. विशेष तौर पर दो सवाल हैं। एक तो ये देखा गया विभिन्न जिलों में, विशेष तौर पर जो है नेशनल हाईवे दिल्ली तक की सीमा में, यहाँ पर नशा तस्करी बहुत बड़ी है। उसका कारण क्या है? और दूसरी बात कि पुलिस विभाग के प्रयास तो बहुत देखे हैं, अभियान बहुत देखे हैं, लेकिन फिर भी कई खेप पकड़ी, विभिन्न जिलों में भी खेप पकड़ी जा रही है नशे की। उसका रीजन क्या मानते हैं? कहीं कोई चूक है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये मैं इसमें एक्सेप्ट करता हूँ और इसमें मेरे को कोई झिझक नहीं है एक्सेप्ट करने में कि जो नशा का जो धंधा है जो ये है ये हर जगह बढ़ रहा है। लेकिन हम उसी स्टेज पे उसी स्पीड से हम उसको पूरा रोकने का प्रयास हमारा जारी है। जो नशे में जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी है। हमने स्पेशल टीम बना के, स्पेशल ऑपरेशन बना के और एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाई है HSNB में, जो कि इन नशे के तस्करों के खिलाफ एक्शन लेगी। उसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे CM साहब खुद हर ज़िले में जाके उन्होंने अभी ये प्लान किया है कि उदय हरियाणा के अंतर्गत वो जगह जगह जाके ये समाज में अवेयरनेस फैलाएंगे। जो आम आदमी है, जो हमारा यूथ है, उनको इससे सचेत करेंगे कि इस ऐसे नशे में ना पड़ें और इसके जो दुष्परिणाम हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे।